जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ और आज मैं आपसे बात करूँगा रिएक्शन काइनेटिक्स की। और आज का टॉपिक बेसिक रिएक्शन काइनेटिक्स पे है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे। ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स समझने में नाकाम रहते हैं, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको मैं ये टॉपिक समझा सकूँ। इसके आज के लेक्चर में मैं आपसे बात करूँगा कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे निकाला जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आज जो मैं आपको हिंट देने जा रहा हूँ उस पर आपने गौर करना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करना होता है कि सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स टू विच द कंसंट्रेशन इन द रेट ऑफ इक्वेशन आर रेज्ड, आप उनका सम करते हो। या फिर आप कह सकते हो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन अल्टर एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। आप ये दो डेफिनेशन ले सकते हो फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन ये क्या रॉकेट साइंस मैंने यहाँ पर डेफिनेशन की फॉर्म में लिखी है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप देखो ए और बी को अगर आपस में आप रिएक्ट कर रहे हो और सी और डी बना रहे हो, तो आपने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में पढ़ा कि कुछ ए और कुछ बी जो हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे और कुछ सी और कुछ डी आपस में रिएक्ट करेंगे ताकि वो वापस ए और बी में आ सकें। दैट इज द इक्वेशन विच इज बीइंग यूज्ड बाय द लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। अगर लेट्स से दैट कि हमारे पास जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो ए और बी का रिएक्ट करना है, तो हम कहेंगे कि जो रेट है वो डिपेंड करता है किस पर, ए पर, ठीक है, ए की कंसंट्रेशन पर, और प्रोडक्ट होगा बी की कंसंट्रेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आप कह सकते हो कि जो ए और बी हैं इनका ये जो कोफिशिएंट है, अगर इन दोनों को जमा कर लिया जाए तो देन डेफिनेटली यू विल गेट सम वैल्यू एक्स, और इसको आप कहोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ नॉट अ थ्योरेटिकल टर्म। कभी कभी आपको जो यहाँ पे लग रहा होगा कि भाई जो भी कोफिशिएंट वैल्यू आएगी अगर उनको हम जमा कर लेंगे हमारे पास एक नंबर आएगा, तो उस नंबर के लिहाज से हम इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का नाम देंगे। यानी रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 भी हो सकता है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स 3 भी हो सकता है। लेकिन इट्स अ बिग क्वेश्चन कि अगर आप जानना चाहें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इनमें से क्या होगा इस इक्वेशन के लिए, तो इसके लिए डेफिनेटली हमें कोई एग्जांपल लेना पड़ेगी और उसमें मैं आपको फाइनलाइज करूंगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। लेकिन इसमें मैं आपको ये भी बात कर रहा हूं कि आप इसको एज एन थ्योरेटिकल टर्म नहीं ले सकते हो। अगर आप थ्योरेटिकली किसी इक्वेशन को यहाँ पर लिख रहे हो और आप कहो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होगा, तब भी ये गलत होगा। लेकिन कुछ रिएक्शंस के लिए आप ये प्रोसेस को दोहरा सकते हो और कर सकते हो। तो लेट्स चेक इट आउट कि अगर हम एक इक्वेशन लें, लेट्स से कि हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखें कि N2O5 जो है वो डिकम्पोज हो जाता है into N2O4 और साथ वो बनाता है ऑक्सीजन गैस। ये हमारे पास एक रिएक्शन है स्टूडेंट्स। इसके अंदर जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो इस रिएक्शन को लेकर होगा, यानी आप कहोगे कि रेट डिपेंडेंट है द कंसंट्रेशन ऑफ N2O4। और आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो मोलर वैल्यू है वो 1 है, तो लिहाजा कोफिशिएंट आपका 1 होगा जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा आप कहोगे कि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये आपकी बुक की एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने आपको एक्सप्लेन की। लेकिन इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा होता है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जैसे आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल रहेगी। लेकिन फिर भी मैं इसको उन वीडियो से इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करूँगा कि आपको इसी वीडियो से बात समझ में आए। लिहाजा मैंने कह दिया कि यहाँ पर N2O4 की जो कंसनट्रेशन है विच इज़ इक्वल टू 1, दैट इज़ वाई वी डोंट हैव एनी अदर वैल्यू। तो आप कहोगे कि ये जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन द वेरी बिग क्वेश्चन विच यू नीड टू रिमेंबर इन योर माइंड कि आपने ये जानना होगा कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा होता है। यहाँ से मैंने आपको इस इक्वेशन से तो बता दिया। लेट्स जस्ट चेक इट आउट द सेकंड इक्वेशन। उसमें आप बात कर सकते हो हाइड्रोलिसिस की, यानी आपके पास एक मॉलिक्यूल है ट्राइमेथाइल ब्रोमाइड, दिस इज ट्राइमेथाइल ब्रोमाइड। उसको आप अगर पानी में डाल दो, ठीक है, याद रखिएगा पानी की काउंटेबिलिटी नहीं लेंगे हम कंसंट्रेशन के अंदर, हम सिर्फ ट्राइमेथाइल ब्रोमाइड को ही काउंट करेंगे, क्योंकि जो कह लें आप सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में पड़ा है तो उसकी कंसंट्रेशन काउंट नहीं करेगी। कंसंट्रेशन उस रिएक्टेंट की काउंट करेगी या उस प्रोडक्ट की काउंट करेगी जिससे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। तो यहाँ से हम सिर्फ ट्राइमेथाइल ब्रोमाइड को लेंगे। तो लिहाजा वी कैन से दैट कि ये जो कन्वर्ट हो जाएगा ये टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, यानी
ट्राइमेथनॉल या टर्शरी ब्यूटानॉल आप इसको कह सकोगे, 4 कार्बन वाली अल्कोहल है, और साथ इसके जनरेट होगा HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड। स्टूडेंट्स जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा वो इस मॉलिक्यूल को लेकर होगा CH33Br। अब देखें अगर हम इसके रेट की बात करें, इसको अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू देखें तो दैट इज इक्वल्स टू K इन द कंसंट्रेशन ऑफ CH3 बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यू आर कमिंग टू नो समथिंग लाइक दिस विच इज ऑल्सो 1, राइट। तो इसमें मैं आपको ये रीड करके भी बता सकता हूँ, द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स इफेक्टिवली इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, यानी यहाँ पर ये जो रेट है वाटर की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट रहा। सो व्हाट एल्स आई कैन शो यू, बिकॉज बीइंग अ सॉल्वेंट, यार ऐसा इसलिए हुआ, इंडिपेंडेंट इसलिए रहा क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन अ वेरी लार्ज एक्सेस, और आपको पता है कि इस रिएक्टिंग बॉडी के अंदर ये पानी बहुत लार्ज एक्सेस में, डेफिनेटली सॉल्वेंट लार्ज एक्सेस में होगा। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस हैव अ नेम्ड एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, यानी उनमें रिएक्टेंट्स में अगर कोई एक रिएक्टेंट आप कह लो कि इंडिपेंडेंट हो जाए तो इस तरह के रिएक्शन को आप नो डाउट यहाँ पर भी फर्स्ट ऑर्डर कहोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट आप एक लफ्ज निकाल दोगे सूडो। तो आपको बोर्ड में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, और बल्कि बहुत दफ़ा ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड इक्वेशन ताकि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मजीद थोड़ा सा जान सकें और समझ सकें। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। स्टूडेंट्स अगर मैं एक और रिएक्शन की बात करूँ, वी गॉट अ गैस नाइट्रस ऑक्साइड और वी गॉट अ गैस ऑक्सीजन, दोनों को रिएक्ट करेंगे एंड वी गोना प्रोड्यूस सम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ उसकी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। स्टूडेंट्स इस केस में अगर हम देखें तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो आएगा वो आएगा आपको नाउ रिएक्टेंट्स में अगेन, राइट। यानी आप क्या लिखोगे रेट के लिए इक्वेशन को, विच इज K समथिंग लाइक द कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन O2। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो कोफिशिएंट है यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और 1 और 1 को जमा करें तो दैट इज इक्वल्स टू 2। सो यहाँ से क्या पता लगता है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। So that's the idea we are getting कि हमें पता लग रहा है कि that is a second order reaction, और I can just read the lines again. So the oxidation of nitric acid with ozone, so I just done a mistake here, मैंने यहाँ O2 लिख दिया है, you have to write it O3। जब नाइट्रस ऑक्साइड की जो है नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन ओजोन के साथ होती है टू बी द फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड द फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O3, ये अगर सिर्फ इसकी रिस्पेक्ट से देखा जाए तो ये फर्स्ट ऑर्डर, इसकी रिस्पेक्ट से अगर खाली देखा जाए तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। द सम ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्डर्स गिव द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एज 2, और अगर हम इन दोनों के ऑर्डर्स को सम अप करें, ठीक है, कोएफिशिएंट्स को जमा करें, तो एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट विल बी नेम्ड एज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सो दैट्स द आइडिया फॉर दिस थर्ड इक्वेशन ऑफ योर बुक। लेट्स कैरी ऑन अगेन विद द फोर्थ इक्वेशन ऑफ योर बुक। अब फोर्थ इक्वेशन स्टूडेंट्स ये एक ऐसा रिएक्शन है जो कि सिंगल स्टेप में प्रोसीड नहीं करेगा, लेकिन हम इसको चेकआउट करते हैं। फेरिक क्लोराइड जो है, यू कैन से दैट 2 मोल रिएक्ट करता है किसके साथ, 6 मोल पोटाशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, और बना देता है आपके पास समथिंग लाइक फेरिक आयोडाइड, सॉरी फेरस आयोडाइड, और साथ इसके जनरेट होगा 2 मॉलिक्यूल, 2 यूनिट्स ऑफ KCl, 2 यूनिट्स ऑफ फेरस आयोडाइड, ठीक है, 6 यूनिट्स ऑफ KCl एंड 1 यूनिट फॉर मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन। सो दैट्स अ रिएक्शन। अब इसमें हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, लेकिन ये स्टेप्स चूंकि सिंगल स्टेप में नहीं है, मैं इसको 2 स्टेप्स आपको करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, FeCl3 जो है दैट रिएक्ट्स विद द पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है, और ये एक स्लो रिएक्शन होता है, यानी यू कैन से दैट कि ये वाला स्टेप स्लो है, जो मैं भी 2 स्टेप्स कर रहा हूँ, ये पहला स्टेप कर रहा हूँ मैं, ये स्लो है, जिसमें 2 मोल पोटाशियम क्लोराइड बनता है और साथ बनता है क्लोराइड आयन। ये एक स्लो स्टेप है, और मैंने आपको पीछे सिखाया है कि जो स्लो स्टेप होता है इक्वेशंस के अंदर वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, यानी वो स्टेप को आप काउंट करोगे फॉर टेकिंग आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी हमने अब इस स्टेप को काउंट करना है। इसके अलावा फास्ट रिएक्शन कौन सा होता है, फास्ट स्टेप कौन सा होता है कि पोटाशियम आयोडाइड जो है दैट रिएक्ट्स विद द क्लोराइड मॉलिक्यूल्स, 2 क्लोराइड एटम्स, और उसके साथ रिएक्शन में हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट के तौर पर, पोटाशियम क्लोराइड एंड आयोडीन मॉलिक्यूल।
पोटाशियम क्लोराइड एंड आयोडीन मॉलिक्यूल। और ये रिएक्शन स्टूडेंट्स बड़ा फास्ट होता है, लिहाजा आप इसको आप काउंटेबिलिटी में नहीं लाओगे और इस रिएक्शन को आप काउंटेबिलिटी में लेकर आओगे। इससे ये क्या आइडिया होगा कि आप अब अंदाज़ा लगा सकोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। सो लेट्स चेक इट आउट। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे हम इसका निकाल सकते हैं। लेट्स से दैट कि जो फेरिक क्लोराइड पोटाशियम आयोडाइड से रिएक्ट करेगा, दैट इंडिकेट्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हमें आपको नज़र आ रहा है कि इसमें जो 1 मोल यूज़ हो रहा है, इसमें 2 मोल यूज़ हो रहा है। सो रेट के लिए हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू K विच इज इक्वल टू FeCl3 प्लस KI, राइट, और इसका स्क्वायर लगा देंगे। सो दैट्स द इक्वेशन फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, और 1 और 2 को जब आप जमा करेंगे देन यू विल कम टू नो 3, and that's how you will find out the order of reaction is 3. Order of reaction is 3. So that's the idea for this equation, कि ये जो equation है that is the equation for third order reaction. उसके बाद हम मूव करते हैं अपने एक और रिएक्शन की तरफ which is the last reaction towards this lecture. इसमें हम बात करेंगे अगले रिएक्शन। सो गाइस लेट्स कैरी ऑन विद द फिफ्थ रिएक्शन। और फिफ्थ रिएक्शन में जो है वी गॉट समथिंग लाइक क्लोरोफॉर्म CHCl3 जो कि रिएक्ट करेगा क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल से। और जब ये क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा इट विल मेक कार्बन टेट्राक्लोराइड विद सम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट्स आई थिंक सो ये जो रिएक्शन है ये आपको याद होगा, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। इसमें जो है लाइट इन्वॉल्व है। तो ये साइंसदान यहाँ पर ये लिखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पे हमारे पास, आपको लग रहा है कि अब यहाँ पे वैल्यू 1 है और आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है CHCl3 की 1 है और दूसरी साइड पे आपको Cl2 की वैल्यू भी 1 नज़र आ रही है, लेकिन आप यहाँ पे ये वैल्यू नहीं लिख सकते हो, यहाँ पर आप हाफ लिखोगे। अब आप मुझसे बहुत जल्दी क्वेश्चन करोगे कि सर आपने यहाँ पर हाफ क्यों लिखा है। तो मैंने आपको पहले कहा था कि आपने थ्योरेटिकल मैनर में इस बात को नहीं सपोज करना है, प्रैक्टिकल मैनर में हमें इन बातों का अंदाज़ा होता है कि कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी। लिहाजा स्पेशली फोटोकेमिकल रिएक्शंस उनमें थोड़ा सा डाउटफुल रिजल्ट रहता है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जो लाइट की मदद से होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे आप जो Cl2 की वैल्यू, चूंकि यहाँ पर 1 नज़र आ रही है, यहाँ पर 1 नज़र आ रही है, लेकिन जब आप उसको रेट में प्रोड्यूस करोगे तो आपने एक Cl2 की वैल्यू हाफ डालनी है। तो स्टूडेंट्स आपने सोचा होगा कि 0 ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, सेकंड ऑर्डर होते हैं, थर्ड ऑर्डर। तो फ्रैक्शन में तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो नहीं सकते, लेकिन इस केस में आपको फ्रैक्शन में वैल्यू मिलेगी क्योंकि 1 + 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1.5. लिहाजा you cannot say that okay, it's a first order reaction, it's a second order reaction, it's a 1.5 order reaction. So the sum of exponents will be 1 + 1 2, 1.5. The order of reaction will be 1.5. From the above example, it is clear that the order of reaction is not necessarily depending upon the coefficients of balanced equation. जो मैंने अभी आप थोड़े से पहले बात की है। The rate of equation is experimental expression. जो rate of equation है ये एक experimental expression है। ये जो मैं आपको बताता हूँ equation, ये क्या है कि experimental expression है और ये मैंने experimentally prove करके यहाँ पे ये आपको coefficients की value लिख कर दी है। लिहाजा you can say that you can never go it theoretically. उसके बाद our reaction is said to be a zero order if the entirely independent to the concentration of reactant molecules. और वो zero order students reaction वो होता है कि जो सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। तो लिहाजा या अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया कि रिएक्टेंट्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको जमा करने से अमूमन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का अंदाज़ा होता है। कुछ मेथड्स भी हैं जिनसे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को डिटरमिन कर सकते हो। तो लिहाजा इन माय वेरी नेक्स्ट वीडियो मैं उनके बारे में आपको गाइड करूँगा। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बता दिया कि अमूमन ऐसे रिएक्शंस जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो लेकिन जो रिएक्टेंट्स पर डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट हो, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। सो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये याद रखिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आई होप मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का पेंडोरा बॉक्स ओपन किया है आपके सामने। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप कि अब आप एग्जाम में कोई इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लेकर बात करेंगे थोड़ा सा डाउटफुल नहीं रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे आफ्टर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।